नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में उपचुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। भाजपा कांग्रेस खुलकर मैदान में आ चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो चुके हैं और इसी कड़ी में भाजपा ने कांग्रेस के जातिवाद की राजनीति करने के मुद्दे को छेड़ दिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के जातिवाद पर भाजपा का विकास का एजेंडा भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस 7 सीटों पर उपचुनाव हारेगी। जोश से लबरेज भाजपा ने साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस की 7 सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। हालांकि ये जरूर है कि चुनावी वक्त में जातिवाद का मुद्दा जरूर अहम होता है, लेकिन इस बार देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सीधे तौर पर कहें तो डबल इंजन की सरकार है। भाजपा इसे विकास के साथ जोड़ रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने जातिवाद के मुद्दे पर भरोसा है। बहरहाल अब इस बार चुनाव में जातिवाद का मुद्दा भारी पड़ेगा या फिर विकासवाद का, बात आज इसी खास मुद्दे पर। हम सभी सीटें जीत रहे हैं, 7 उपचुनाव जीत रहे हैं। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पीसीसी महासचिव हैं। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। अहम मुद्दा शुरुआत डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी आपसे करेंगे। सवाल मेरा एक है और इस पर मैं आप दोनों से ही रिएक्शन चाहूंगी। जातिवाद पर भारी विकासवाद, ये मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस के जातिवाद पर बीजेपी का विकासवाद का जो मुद्दा है वो भारी पड़ने वाला है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस जातिवाद के मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ रही है? श्वेता जी बिल्कुल कहते हैं ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए डिवाइड एंड रूल पर। ये जो ब्रिटिशर्स जब गए और कांग्रेस ने सत्ता ली तब से उनकी मानसिकता नहीं बदल पाई कि डिवाइड एंड रूल वाली। आज भी ये लोग यही करते हैं, फूट डालो और राज करो। समाज में घुसते हैं, समाज को जातियों के अंदर, वर्गों के अंदर, समाजों के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं और उसके बाद में वहां से अपनी वोटों की राजनीति बुनाते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, आप इन्हीं लोगों का देखिए कि ये इस बार भी जो इनकी जो स्ट्रैटेजी बनी है 7 विधानसभाओं में, जहां पर ये रेस में भी नहीं है पर फिर भी ये उस समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं जो समाज एकीकृत होकर विकास की धारा में बहने के लिए तैयार है। और जहां तक की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आप देखिए, चाहे हमने पेपर लीक के ऊपर लगाम लगाई हो, चाहे हमने महिला सुरक्षा को इंश्योर किया हो, चाहे हमने किसानों की सम्मान निधि बढ़ाई हो, चाहे हमने कुछ भी किया हो, हमने ये नहीं कहा कि तुम इस जाति के हो तो तुमको पेपर लीक होगा, तुम्हारा नहीं होगा, या तुम इस जाति की महिला हो तो तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या तुम इस जाति विशेष के व्यक्ति हो तो तुम्हें किसान सम्मान निधि बढ़ाकर मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है, हमारे लिए मानवता सबसे बड़ा धर्म है, हमारे लिए विकास की धारा सबसे बड़ा हमारा धर्म है और हम उसी के ऊपर चल के ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इन 7 उपचुनावों के अंदर 7 में से 7 सीट ला करके जो जनता है वो भी कांग्रेस के ये जो माया जाल है, भ्रम है कि लोगों को डिवाइड करके राज किया जा सकता है या वोटों को बटोरा जा सकता है, इसके भ्रम को कांग्रेस का तोड़ने वाली है। ठीक है स्वर्णिम जी, कांग्रेस एक बात बार बार कहती है कि ये जो 10-11 महीने का कार्यकाल सरकार कर रहा है उसमें वो सरकार विफल रही है, कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ और यही प्रमुख मुद्दा रहेगा चुनाव के दौरान इन 7 सीटों को लेकर। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जो विकास किया है वही आधार है और वो भारी पड़ने वाला है कांग्रेस के जातिवाद के मुद्दे को लेकर। देखिए श्वेता जी, विकास के नाम पर 4-5 तो आप पूछ लीजिए कौन सी जगह पे क्या विकास के कार्य हुए होंगे, ये बता पाएं अगर तो बड़ी अच्छी बात होगी। 10 माह में जो केवल कांग्रेस शासन में हमने चाहे ERCP पे 9,000 करोड़ खर्च करके 2 बांध बनाए, उनका शिलान्यास करने भी जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को भी बुला रहे थे, ऐसा मैंने सुना है। और सारे उद्घाटन करने से लेकर के जो रोजगार की बात करते हैं वो भी हमारे टाइम में जो दी हुई नौकरियां, निकाली हुई नौकरियां जो है भर्ती जो हमने की उसकी बात करते हैं। लेकिन हो तो रही है, आपके टाइम में तो पेपर ही लीक होते रह गए। आपने तो 10वीं का पेपर भी नहीं बचा पाए, वो भी लीक हो गया था आपके शासन में। अरे आप ये बता, आपके देखिए मेरे बीच में ना बोले, बीच में ना बोले अपूर्वा जी, इतना मत भड़को। यही आपके जो मुख्यमंत्री जी थे 25 लोकसभा चुनावों में हराने का दावा कर रहे थे 5-5 लाख से और मुंह की खा करके बैठे। और सुनिए, युवाओं का भविष्य नहीं होगा तो आज आप छोटी सी चीज आपको बताता हूँ श्वेता जी, ये भारतीय जनता पार्टी के 10 माह का शासन, इस 10 माह के शासन में बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा, इनको 25 लाख रुपए का इलाज इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने जो युवाओं को हम अनुप्रति कोचिंग योजना देते थे 30,000 युवाओं को बंद कर दी।
महिलाओं को, बुजुर्गों को, पीड़ितों को जो पेंशन मिलती थी नहीं मिल रही है, और 450 का सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, ना पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हरियाणा के बराबर। ये तो वो है। और अब इनके घोषणा पत्र की बारी आती है, उसमें ये कहते थे 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि नहीं दी अभी तक, ये कहते थे 2700 रुपए में खरीद करेंगे गेहूं की, नहीं की। इन्होंने कहा कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद करेंगे, अभी 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं करेंगे। अरे डबल इंजन की सरकार क्यों इतना झूठ बोलती है? कानून व्यवस्था, महिलाओं, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस लेकर आई, सुनिए स्वर्णिम जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, एक लाइन में जवाब, जो कांग्रेस लेकर आई योजना या राहत उसको हटा दिया गया, बंद किया गया, और जो खुद घोषणाएं की गई उससे भी नकार दिया। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, फिर बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, अपना लागू नहीं किया, श्वेता जी एक चीज इसमें मेंशन करके जनता के बीच में जा रही है, जनता इस चीज का निर्णय कर रही है कि हमें लाभ मिल रहा है। अरे जनता को तो आप बिजली नहीं दे पा रहे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से कोयला लाएंगे, छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमने कोयले की इजाजत नहीं दी खनन करने की। अरे कितना झूठ बोलोगे। चलिए ठीक है, बात है। चलिए ठीक है, और मैं इनको बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, जितने निर्णय लिए या तो 3 घंटे में, चाहे वो राजनीतिक नियुक्ति हो या ट्रांसफर हो, 3 घंटे से 4 घंटे में वो वापस लिए। ये यू टर्न की सरकार हो गई, खुद निर्णय ले नहीं पाते और घोषणा कर करके अपना स्वागत कराते हैं। घोषणा पूरी आज तक नहीं हुई। ठीक है स्वर्णिम जी, आपने अपनी बात रखी, डॉक्टर अपूर्वा ने भी अपनी बात रखी कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री ने कहा वही सच्चाई है, लेकिन आपने कहा कि चलिए विकास कुछ नहीं हुआ। दोनों की बात अगर मान ले, महेश शर्मा जी आपने दोनों की बात सुनी, हकीकत, क्योंकि जनता भी तो ये देख रही है, जिसको राहत मिल रही है वो मान रहा है, उसे पता है कि हाँ हमारे लिए राहत है, सरकार कर रही है। जिसे नहीं मिल रही है वो ये भी समझ रहा है कि पहले मिल रही थी अब नहीं मिल रही है, तो क्या सरकार नहीं चाहती है? दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। उपचुनाव के मद्देनजर इन 7 सीटों पर जो दावे या वादों की बात की जा रही है या एक दूसरे की विफलता की बात की जा रही है, कितना यहां पर इंपैक्ट डालेगा? देखिए, जहां तक सवाल है कि विकास का क्या रिटर्न मिलता है क्या नहीं है, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि विकास की जो इन्होंने जो घोषणाएं की है तो किस रूप में कहां तक अमल हुई है और उससे जनता कितनी प्रभावित हुई। ये तो एक पक्ष रहा सवाल। दूसरा एक जो चल रहा था मुद्दा कि जातिवाद वर्सेस विकासवाद है, जातिवाद का। तो जातिवाद तो ये सत्य है कि भारत की राजनीति आज पूरी तरह से जातिवाद पर आधारित है, और ये मानना ही पड़ेगा आपको। नहीं तो एक कारण आप बताइए कि जाति के आधार पर जनगणना किया एक जो मांग उठ रही है वो किस बाबत हो रही है? तो यही बाबत है कि समाज के हिसाब से अपनी मतलब प्रत्याशी चयन करना, बाकी उनका हित कितने साधना है या उनको कल्याण की योजना कितनी दे, ये अलग अलग उद्देश्य हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की राजनीति में जातिवाद कूट के भरा हुआ है, जिसके आधार पर टिकट मिलते हैं, उसके आधार पे ही मतलब क्या कहते हैं उस क्षेत्र में जो जाति के जो वोट हैं उनको ध्यान में रख करके ही प्रत्याशी खड़ा किया जाता है। तो ये कहना कि मतलब इस जातिवाद से सिर्फ एक ही दल प्रभावित नहीं है, सभी दल पर प्रभावित हैं। हमाम में पूरे सब दंगे हैं। तो राजनीति से कभी जातिवाद हट नहीं सकता। बात तो सब करते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, आप जीत ही नहीं पाएंगे। और इसलिए आपने जैसे जिक्र किया कि कैंडिडेट चयन से लेकर वोटर्स की गिनती, कहां पर कौन सा वोट बैंक ज्यादा है, उस लिहाज से सब जाति के ही तो इधर गिर्द घूम रहा है। मंत्रिमंडल का गठन तक होता है, हाँ। अफसरों की नियुक्ति तक होती है। आप जहां जिनमें आयोग ले लीजिए या और दूसरे जो बोर्ड निगम वगैरह के जो भी होते हैं वो भी जाति के आधार पर होती है। तो ये कहना कि साहब जातिवाद नहीं है, जातिवाद सब मानते हैं, सब इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन तो सीएम भी कह रहे जातिवाद के आधार, बिल्कुल जातिवाद पर भारी पड़ेगा विकासवाद। हाँ, इसमें बात ये है कि वो एक दूसरे को मतलब संतुलन बिठाने की कोशिश की जा रही है। होता क्या है कि उपचुनाव जितने भी होते हैं उसमें दो एक मानसिकताएं काम करती है कि जो मतदाता ये सोचता है कि मौजूदा जो सरकार है, अगर उसके प्रत्याशी को हम जिता देते हैं तो हमारा जो क्षेत्र का विकास प्रभावित नहीं होगा। और ये भी बात सही है कि हमेशा विकास की जो गंगा जो होती है वो सत्तारूढ़ दलों के समर्थन वाले विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा होती है बनस्पत विपक्ष के भी काम होते हैं, लेकिन इस पैमाने पे नहीं होते। और उसमें जितने भी जो जनता से जुड़ी हुई जो मामले होते हैं वो इतने ज़्यादा प्राथमिकता नहीं ले पाते हैं। तो ये बात
जो कही जाती है कि विकास क्या कितना ओरिएंटेड है। अब यदि ये जो विकास के जो पैमाने बता रहे हैं जी। अगर जनता ने इनका रेस्पॉन्स सातों की सातों सीट दी तो ये मान के चलेंगे कि ये बात है। अगर नहीं है तो फिर जातिवाद या उनकी जो है इम्पैक्ट, आपने जो घोषणाएं की है उनका क्या जनता ने उसका इम्पैक्ट कैसे लिया, किस तरह से समझा, किस स्तर तक समझा, ये उसका मतलब क्या होता है ना, आईना दिखाने वाला भी हो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अपूर्वा एक अहम बात ये भी होती है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हमने हमारे जो मैनिफेस्टो में था या जो हमने वादे किए या 10-11 महीने में जो किया वो हम कह रहे हैं, जनता के बीच में जा रहा है, सच्चाई है। इसी सच्चाई को विपक्ष कह रहा है कि सब झूठी अफवाह है और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। सबूत तो जनता के बीच में भी है। और एक बात जो बीजेपी कह रही है कि इस बार 7-0 होगा परिणाम, यानी कि जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस के, ये भी बयान आए हैं। तो सबसे मजबूत आधार इसका क्या है, क्यों ऐसा लगता है? श्वेता जी देखिए, एक प्रश्न और पूछ लीजिए श्वेता जी, क्या इसकी जिम्मेदारी इनमें से मुख्यमंत्री लेंगे या प्रदेश अध्यक्ष? 7-0 की जिम्मेदारी। ठीक, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो 0 सीटें आएंगी उसकी जिम्मेदारी गहलोत जी लेंगे, पायलट जी लेंगे, डोटासरा जी लेंगे? आप अपनी जिम्मेदारी क्योंकि तीनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। तो पहले तो आप ये स्थिति क्लियर कीजिए, क्योंकि मतलब नहीं आ रही ना आपकी 7-0 पे आपको लेना होगा। झूठ बोलने के बाद में भी झूठ की परिवारवाद की राग गाते गाते परिवार के ही 3 लोगों को टिकट देने वाली भाजपा आज बड़े दावे कर रही है, किस आधार पर? चलिए ठीक है अपूर्वा जी, जवाब मेरे सवाल का जवाब। श्वेता जी देखिए, जनता को हमने डिलीवर किया है, 10 महीनों में किया है, और इन्होंने 5 वर्ष जो है वो जनता की आंखों में धूल झोंकी थी, जिसका जवाब इनको विधानसभा चुनावों के अंदर मिल गया। झूठ का पुलिंदा इन्होंने लोकसभा में फैलाने का प्रयास किया, जनता की आंखें उससे भी बहुत ज्यादा खुल गई। अब स्थिति ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि पेपर लीक हुए, 17 पेपर लीक हुए, 190 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। आज जो बच्चा, हर तीसरा नहीं तो चौथा परिवार ऐसा है राजस्थान के अंदर जिसके अंदर कोई ना कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। बिल्कुल। आज जब उस बच्चे को रिलीफ मिल रहा है, 32,000 नौकरियां हम लोग बिना किसी पेपर लीक के दे चुके हैं, 1,21,000 पाइपलाइन में है, और हम कहते हैं कि अगले जो हमारे वर्ष बचे हैं 4 वर्ष इस टेन्योर के, उसके अंदर हम मिनिमम 6 लाख का रोजगार निकालेंगे। इस 10 महीनों के अंदर उन बच्चों ने, उनके परिवारजनों ने परखा है ना। पहले ऐसा 2 महीने नहीं बीतते थे कि पेपर लीक नहीं होता था। आज आप देखिए, इतनी बड़े से बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं। आज का पेपर का हेडलाइन उठा के देखिए, मेंबर जाते हैं चेयरमैन के पास, चेयरमैन कहते हैं देख लेंगे, रिटर्न का पेपर आउट कर देते हैं, इंटरव्यू मैनेज कर लेते हैं। अरे आपकी सरकार ने एक भर्ती की विज्ञप्ति निकाली क्या? वो तारीख तो बता दो 10वां में। अरे कांग्रेस शासन में जो भर्तियां निकली जिसको हमने प्रक्रिया में आगे बढ़ा दिया, उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख भर्तियां पाइपलाइन में छोड़ के गए थे। आपने एक भर्ती की विज्ञप्ति निकाली हो, वो बताओ, एक नहीं निकाली, परीक्षा तो कहां कराओगे? बताइए मेरे को। तो जनता इस चीज को देख रही है, जनता ने इसको दूध का दूध पानी का पानी किया है। और जो मैं कहती हूँ गुदड़ी का लाल होता है, एक आम आदमी के बीच में से जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो पीर समझता है कि जब एक पेपर आउट होता है तो केवल उस बच्चे का 1 वर्ष ही नहीं खराब होता, उसके साथ कितने सपने, कितने हौसले टूटते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो विश्वासघात हो रहा है वो अभ्यर्थी बच्चों के साथ ही हो रहा है जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एज लिमिट भी होती है, और अगर इसी तरह पेपर लीक और इन सब में ही उलझते रहेंगे तो उनकी तो एज भी निकल जाएगी, वो शायद तैयारी करते रह जाएंगे और परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सब चीजें छोड़कर। इसलिए युवाओं की तो नाराजगी थी। लेकिन स्वर्णिम जी, चलिए आप ये बोल रहे हैं कि 10 महीने काम नहीं हुआ, बहुत, लेकिन 5 साल सरकार के पास होते हैं और हर चीज जल्द से जल्द 1 साल के अंदर हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। बड़े फैसले लिए गए और जो फैसले लिए जाते हैं वो सरकार कह रही है और इसलिए इसे अपने कीर्तिमान के तौर पर देख रही है, उपलब्धि के तौर पर देख रही है कि हमने 10 महीने में ये किया। फिर भी 5 साल तो सरकार के पास है। अगर आप जो कह रहे हैं कि 7 सीटें उसमें कांग्रेस के साथ जनता जाएगी, क्यों जाएगी? जब सरकार बीजेपी की है तो उनका विधायक, उनको ये लगेगा अगर हम विपक्ष का विधायक बना, हमारे काम नहीं हुए, हमारी सुनवाई नहीं हुई, करने वाली, फैसले लेने वाली तो सरकार है। फिर ऐसे में सरकार को छोड़कर कांग्रेस के साथ जाना, क्या सिर्फ एक यही वजह है कि 10 महीने में काम नहीं हुए, विकास नहीं हुआ? देखिए श्वेता जी, आपको याद होगा कर्णपुर में भी उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, मंत्री बना करके भी आचार आदर्श संहिता के उल्लंघन करके भी जिता नहीं पाए थे। नहीं जीता। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। ये प्रधानमंत्री थे जब यहाँ चुनावों में आए थे। हाँ, डेफर्ड बाई इलेक्शन ही कहलाता है, सारे बाई इलेक्शन आप हारे अपने शासन में भी और हमारे शासन में। देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे और जिम्मेदारी तय कर लेना बस आप। तो मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस आप तो
ये बता दीजिए सिर्फ इतनी सी बात है कि जो किसान जिसको डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जिसको 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, जो मुआवजे के लिए दर दर भटक रहा है, लाठियां मिल रही हैं, उन किसानों को जवाब देने के लिए भाजपा के पास नहीं है। पहली चीज ये कार्य हैं जो करने एक सरकार के लिए आवश्यक होते हैं, नहीं कर पाई। ये जो युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, अरे 2.5 लाख तो अपने नौकरियां पे अपॉइंटमेंट दे दिए थे यही परीक्षा करा करके, और 1.5 लाख की हमने परीक्षा करा करके इसलिए निकाली थी क्योंकि 2.5 लाख उसका पेपर लीक करा करके अपनी जेब में थी। और आपके राजेश शासन में उससे ज्यादा पेपर लीक हुए थे। नीट का पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना। ठीक है, सब बातें बेमानी है। स्वर्णिम जी, डॉक्टर अपूर्वा और श्वेता जी एक छोटी सी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए थे, तब भी उन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस शासन की योजनाएं हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने की क्योंकि हमारी योजनाएं अच्छी चल रही थी, वो उन्होंने इसलिए कहा प्रचार में भले ही हमारे विपक्ष में है और विपक्ष का धर्म निभा करके एक सेकेंड डॉक्टर अपूर्वा, एक सेकेंड। आप लोग ने अपनी बात रखी, आप कह रहे हैं कि ठीक है काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर तुलना करनी, कंपैरिजन, आपके कार्यकाल में इतने पेपर लीक हुआ, हमारे में कम है, तुलना करनी तो उपलब्धियों में कर लीजिएगा। हमारी उपलब्धियां प्लस कितने गया, कोई दूसरा किसमें गया, हमारे में कम लीक हुए, लीक तो हुए, पेपर लीक तो हुआ, इसमें कंपैरिजन करने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बस वापस रुक करूंगी। महेश जी, एक और अहम सवाल है। अब देखिए, क्योंकि 7 सीटें हैं, प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है, लेकिन दौसा सीट उसे लेकर भी, क्योंकि राधा मोहन अग्रवाल ने भी एक बात की कि एक दिन में अगर सचिन पायलट प्रचार कर लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दौसा से तो बीजेपी कैंडिडेट ही जीत रहा है। जो उन्होंने बात कही, सचिन पायलट एक दिन बसा, बस वो अंतर कम कर सकते हैं जीत हार का, लेकिन वो जिता नहीं पाएंगे अपने कैंडिडेट को। सवाल ये कि क्या वाकई में जो कांग्रेस को लेकर है, कांग्रेस के बड़े चेहरों को लेकर है, सचिन पायलट को लेकर, आपको लगता है कि अगर पूरी तरह अपना 100% ये दे नहीं रहे हैं, या बीजेपी को लगता है कि जमीनी स्तर क्या है और ज्यादा वक्त ये दे नहीं रहे हैं, तो फायदा तो बीजेपी को ही होने वाला है? देखिए, जब जहां ये हरियाणा के जो चुनाव हुए थे उसको लेकर के बीजेपी उत्साहित है। जो उन्होंने एक छोटे लेवल पर जो है, जो जातिवाद की एक नई काट निकाली है, जिस तरह का सूत्र ढूंढा है, तो ये हो सकता है माइक्रोवेव लेवल पे ये लोग मतलब ये इसका कोई तोड़ निकाल रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं, दावे में कितनी सत्यता है ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन ये है कि दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जनता किसके दावे पे, किसके विश्वास पे, किसकी योजनाओं पर, किसके विकास के दावों पर, इन सब को तोड़ रही है, देख रही है और परख रही है, और अपने हिसाब से वो फैसला देगी। जो नतीजे हैं, अगर नतीजे सत्ता पक्ष के विपरीत आते हैं तो उसे ये आईना होगा कि वो अपनी योजनाओं को और जितने भी जो विकास के हैं उसको पैमाने को सही दिशा में दें और उसका निर्धारण नए सिरे से करें। और अगर मतलब विपक्ष ये अपने बात को मतलब वो जीत जाता है विपक्ष सारी सीटों पे, तो उसे ये चाहिए कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिनकी उनकी अपेक्षा, यानी दोनों के लिए जीत हार हो, सीख तो मिलेगी, ये बिल्कुल सीख मिलेगी, चुनाव से मिलेगी, ये देखने की बात है। लेकिन होता ये है कि जो जिस तरह का जो माहौल यही बनाया जाता है, कोशिश यही होती है, जो सत्तारूढ़ दल है तो वो कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते। ठीक है, लेकिन हम जैसे बात जातिवाद को लेकर हमने की, विकासवाद को लेकर की, तो परिवारवाद जो बार बार आता है, और इस बार इसलिए क्योंकि बीजेपी हमेशा अगेंस्ट रही परिवारवाद की। कहना है कि परिवार सदस्यों को हम नहीं देते जब तक कि वो संगठन से जुड़ा ना हो, अगर लगातार काम कर रहा है, वो डिजर्विंग है तो देते हैं हम टिकट। हम ऐसे नहीं देते कि पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया कि भाई इस फैमिली से है तो इसलिए इसको टिकट दे दिया। ये बीजेपी अपनी बात रखती है। लेकिन इस बार उपचुनाव में लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है परिवारवाद को लेकर, फिर दौसा सीट हो या दूसरी अहम सीट हो। बिल्कुल, ये तो परिवारवाद की, तो क्या इसका असर जनता पर पड़ेगा, वोटर्स पर पड़ता है? वोटर क्या इसे लेकर सोचता है? कोई नहीं, कहीं सहानुभूति की लहर भी आ जाती है। हाँ। कहीं मतलब एक सीट है जहाँ सहानुभूति की लहर आ सकती है, और जहाँ किसी ने भी छोड़ा है अपना, तो अपने परिवार के किसी सदस्य को बढ़ाया, तो ये भी एक हो सकता है। तो उसे जो परिवार से जुड़ा हुआ, जो सहानुभूति की छोड़ दीजिए जहाँ लहर है उसको, बाकी दूसरे में कहीं न कहीं उसका पक्ष कमजोर भी हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो जो जिसने सीट छोड़ी या जिसके परिवार का व्यक्ति है, वो अपना प्रभाव मंडल कितना प्रभावशाली तरीके से बना पाता है, जनता को कन्विंस कर सकता है, उसके मुद्दों को उठा सकता है और बात को सत्ता तक पहुंचा सकता है।
तो ये सोचने की बात है विकास में उसकी भागीदारी कितनी हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर अपूर्वा, सचिन पायलट की जब रैली होती है और जिस तरह से हुजूम उमड़ता है वो एक अलग मैसेज देता है, लेकिन एक दिन आकर रैली करना, अपना मैसेज देना, संदेश देना, कांग्रेस की जीत को लेकर वोटर्स से अपील करना, क्या ये बीजेपी को इससे डर है या बीजेपी को लगता है कि इससे कोई असर होगा या कंपटीशन टफ हो जाएगा या एक तरफा मान के चल रही है? देखिए श्वेता जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। पायलट जी जहां भी जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो दिखाने के दांत हैं। अंदर अंदर कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है ये सर्वविदित है और मीडिया तो हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। हो ये रहा है कि तीनों ही आपस में एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस की लड़ाई तो अपने आप से है, कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो, सब लोग जो है वो यूनाइट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए ऐसी क्यों स्थिति है कि 4 विधानसभाओं में कांग्रेस आज भी तीसरे नंबर पे स्टैंड कर रही है। आप मुझसे मत पूछिए, आप रैंडम सर्वे जाकर इसलिए कह रहे हैं आप लोग की जमानत जब्त होगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनकी जमानत जब्त होगी। हम तो कह ही रहे हैं, बट कांग्रेस को क्या है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। और करे भी क्यों नहीं, सब प्रवक्ता हैं, अगर आके कहेंगे नहीं हम हार रहे हैं तो इनकी पार्टी इनसे पूछेगी जाके आपने ये बात कैसे बोली। सो द पॉइंट इज कि जब 7 में से 4 सीटों पे, जबकि हमारे पास तो एक ही सीट थी ना सलूम्बर की, तब भी अगर बीजेपी 7 में से 7 पर आगे चल रही है और कांग्रेस 4 विधानसभाओं पे तीसरे नंबर पर आके स्टैंड कर रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंदर की क्योंकि वक्त पर एक कमेंट जरूर स्वर्णिम जी आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि ये 7 सीटों को लेकर जो बात अभी अपूर्वा जी ने कही कि चलिए बीजेपी कह रही है जमानत जब्त होगी, लेकिन एक अहम बात, अहम चेहरे कांग्रेस के हमेशा से रहे हैं मजबूती के साथ, लेकिन पिछले 5 साल में भी देखा कि किस तरह से आमने सामने हो गए और अभी भी वो बातें कही जा रही है, फिर चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट। क्या वाकई में ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो काम है, ये तो कहना ही पड़ेगा इन्हें। 4 महीने से जेब में इस्तीफा लिए, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दिए, घूम करके ब्लैकमेल करके जो टिकट लाए, उसकी बात थोड़ा ना करेंगे। वो जो 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में जो इन्होंने पिछली बार बागी थे इसी आम चुनाव में, उनको टिकट देने पड़े, किस दबाव में दिए, ये थोड़ा बात करेंगे। आप अपने बागियों को दबा पाए क्या? इतना मत तिल मिलाओ, कांग्रेस की बात रखिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट होकर के चुनाव प्रचार में, और यही भारतीय जनता पार्टी एकजुटता है स्वर्णिम जी। अरे आप या तो राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं या महाराष्ट्र में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। और एक चीज सुनिए आप, यही भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता आरोप लगाने दीजिए, बस जिम्मेदारी तय करा दीजिए आज कि ये 7-0 के बाद क्या होगा, क्योंकि सलूम्बर में तो ये 4थे नंबर पर है। मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, काउंटिंग वाले दिन पिटाऊंगा, बुला लेना आप किसी को भी। और अगर ये दावा करते हैं 7-0 के बाद आप बताइए कि 0 की जिम्मेदारी आपके यहाँ पे कौन लेगा? 25-0 पे मुख्यमंत्री ने दावा किया था, वो जिम्मेदारी आज तक नहीं ली। जिम्मेदारी हमारे यहाँ कौन लेगा? आरोप लगाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली। और आज भी क्या है, किरोड़ी मीणा क्या कह रहे हैं, मेरा प्रमोशन होने वाला है कैबिनेट मंत्री से ऊपर, अब मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, यही तो कहते घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और इनके बीच में जो टकराव चल रहा है, जो विधायक बार बार कह रहे हैं, इनके मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे। योगेंद्र पटेल जी ने कहा कि अगर पैसे की थैली देगा तो मुख्यमंत्री से मिल पाएगा, वही स्थिति बीजेपी की है। अरे हमारे तो पर बैठकर स्वर्णिम जी एक अहम सवाल, राजस्थान में कांग्रेस की कमान किसके हाथ में है? रायपुर में सचिन पायलट नजर आते हैं, पूरी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि सभाएं वहां भी करनी है, अलग अलग जगह उपचुनाव भी है। महाराष्ट्र के मद्देनजर अशोक गहलोत को भी अहम जिम्मेदारी है, मुंबई में भी वो नजर आ रहे हैं जिस तरह से पायलट साहब को भी है। हाँ, वहां पर है। तो राजस्थान की कमान पूरी तौर से किसी के पास है या सब मिलकर कर रहे हैं? सब मिलकर के एकजुटता के साथ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग किसी के पास नहीं है। कांग्रेस की भी ये बताना चाहती है, अलग बात है, इनकी इच्छा होगी शायद कांग्रेस में आना चाहें। ये ज्यादा इंटरेस्ट होता है कांग्रेस का, बीजेपी का। आपको बता रहा हूँ 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन आप ये लीजिए, तमाम नेता जितने ये 7 विधानसभा क्षेत्र में इनके दौरे निर्धारित हो चुके हैं, कुछ क्षेत्रों में दौरे कर चुके हैं, बाकी जो बचे हुए क्षेत्र हैं उनमें इन सब नेताओं के दौरे होंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जातिवाद पर भारी विकासवाद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बात कही।
बीजेपी की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि 7-0 होगा परिणाम, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी जीत कर आ रही है। कांग्रेस अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रही है और अपने दावे अलग हैं। अब जातिवाद किस साथ जाती है जनता या विकासवाद को यहां पर प्रमुखता से लेती है, प्रायोरिटी पर रखती है, तमाम अहम बातें चर्चा हो सकती है, अपने अपने मुद्दे पर बात रखी जा सकती है, लेकिन तय तो वोटर्स को करना है, जनता को करना है। और बड़ी बात यह है कि आप कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, हकीकत जो है वो जनता भी समझती है, क्योंकि ये 7 अहम सीटें वो है जहां दोबारा वोट करने का अधिकार यहाँ के वोटर्स को है, और ऐसे में किसे चुनती है ये बेहद अहम रहेगा। हालांकि आने वाले 3 से 4 दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इसमें कुछ जनता का मानस बदलता है या फिर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वही हकीकत में तब्दील होंगे, ये भी दिलचस्प रहेगा। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।